बहुत स्वागत, आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ आपके साथ और सारे मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। आइए अब जरा उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। पहले तो अखिलेश यादव की कल 2 सोशल मीडिया जो पोस्ट हैं एक्स पर, वो बड़ी चर्चा में। एक में उन्होंने 2027 की अपनी लड़ाई की अपना सबसे बड़ा हथियार होगा उसको सार्वजनिक कर दिया है और साफ साफ उन्होंने कह दिया कि हम 2027 में स्त्री सम्मान समृद्धि योजना लाएंगे, हर बालिका युवती नारी को सबल बनाएंगे। अब नाम से ही स्पष्ट है, स्त्री सम्मान समृद्धि योजना। अब उसके साथ उन्होंने एक वीडियो भी शेयर किया है, एक मतलब पूरी फिल्म बनाई गई है और उस फिल्म को मैंने सुना तो उसमें ये बताया जा रहा है कि महिला के हाथ में कुछ बचे, कुछ पैसा उसके हाथ में बचे तो वो कुछ अपना भविष्य देख सकती है, कुछ अपने लिए कर सकती है, कुछ औरों के लिए कर सकती है। तो साफ है महिलाओं के खाते में सीधा पैसा डालने की घोषणा अखिलेश यादव ने कर दी है। हम सत्ता में आए तो हम ये योजना शुरू करेंगे, जो तेजस्वी यादव ने भी बिहार में शुरू कर दी है, उसकी घोषणा की है। अब साफ है तो अब इसका जवाब अभी, क्योंकि वक्त है चुनाव में, तो देखेंगे बीजेपी इसका क्या जवाब देती है। लेकिन अखिलेश यादव ने एक माहौल बनाना शुरू कर दिया है। एक आधी आबादी को, महिलाओं को उन्होंने अपनी तरफ से एक किस्म का ऑफर दे दिया है कि आप मेरा साथ दीजिए और मैं आपके लिए ये काम करूंगा। एक ये बात हुई। दूसरा, उन्होंने एक बड़ा लंबा चौड़ा पोस्ट किया इसके बाद और उस पोस्ट में उन्होंने लिखा है प्रिय यंग एम्प्लॉइज, और उसके बाद उसमें 4-5-6 पैराग्राफ हैं। मोटी बात उसमें यह कही गई है, अमिताभ कांत जी नीति आयोग के सीईओ हैं अभी ना? अब नहीं है, पूर्व IAS अधिकारी हैं, बहुत बड़े प्रशासनिक अफसर हैं, उनको नीति आयोग का चेयरपर्सन बनाया गया था, सब कुछ चेयरपा रहे वो। जी 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 जी, मोदी सरकार में बड़े अहम रोल में वो हमेशा रहे हैं। उन्होंने एक बात करते हुए कहा था कि भारतीयों को, हम सबको अब बहुत जमकर मेहनत करने की जरूरत है, हफ्ते में 90 घंटे काम करने की जरूरत है। आप एक दिन की छुट्टी निकाल दीजिए, 6 दिन काम अगर करेंगे तो 90/6 कर लीजिए, 15 आता है। मतलब एक आदमी एक दिन में 15 घंटे काम करे, ऐसी उन्होंने सलाह दी। और भी लोग हैं, किसी ने कहा भी तो छुट्टी भी लेनी बंद कर देनी चाहिए हमें तो अब, क्योंकि हमें अगर अपनी इकोनॉमी को वहाँ पहुँचाना है जहाँ हम चाहते हैं तो उसके लिए मेहनत तो लगेगी। तो उसका जवाब ये दे रहे थे अखिलेश यादव। उन्होंने कहा कि भाई वर्क लाइफ बैलेंस भी कुछ होता है, परिवार भी कुछ होता है। आप लोग सिनेमा के खिलाफ हैं, मनोरंजन के खिलाफ हैं, ये आदमी को डिस्ट्रेस करने के लिए होता है, उसमें भी समय चाहिए। इंसान को इंसान समझो, इंसान रोबोट नहीं है। ये बात अखिलेश यादव कह रहे थे और फिर अंत में उन्होंने कहा कि अगर ये भाजपाई भ्रष्टाचार खत्म हो जाए तो वैसे ही हमारी इकोनॉमी उड़ान भर लेगी, इतना सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, 90 घंटे काम करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इसकी भी हम लोग बात करेंगे। यहीं से योगी आदित्यनाथ ने कल एक बात कही थी, वो जुड़ गई, तो वो मैं अब आपको सुनाने वाला हूं, ये 90 घंटे वाली बात से। योगी आदित्यनाथ ने कल मैनेजमेंट के स्टूडेंट्स और अध्यापकों के साथ एक क्लास ली और IIM के लोग थे इसके अंदर, और उन्होंने वहाँ ये बताया कि कई बातें कुंभ को लेकर बताएं कि भाई भगदड़ हुई तो मैंने क्यों उस वक्त फैसला किया कि ये खबर अभी नहीं बतानी है। मैंने अखाड़ों को कैसे मनाया कि आज आप स्नान ना कीजिए या देर से कीजिए ताकि लोगों में पैनिक ना फैले। फिर उन्होंने बताया हमने सफाई का बंदोबस्त कैसे किया, 1 लाख टॉयलेट्स वहाँ पर हैं, उसकी सफाई, स्वच्छता, सीवेज, ये सब का बंदोबस्त हमने कैसे किया। पुलिस वालों को कैसे हमने ट्रेनिंग दी कि आपको कैसे पेश आना है वहाँ आने वाले आगंतुकों के साथ, क्योंकि वो सब लोग श्रद्धा भाव से आएंगे और आपके ऊपर बहुत प्रेशर होगा, लेकिन आपको उस प्रेशर को कैसे अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है, हर किसी से प्यार से बात करनी है, समझाना है, और कैसी भी स्थिति बन जाए आपा नहीं खोना है। ये सारी बातें वो बता रहे हैं। उसमें एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात उन्होंने अपनी बताई कि 2019 में अर्धकुंभ हुआ था। 2019 में उन्होंने कहा कि मैं जब कुंभ के बारे में वहाँ प्रयागराज जाता था व्यवस्था देखने के लिए, तो मेरे ही साथी जो हैं वो मेरा साथ नहीं देते थे। मतलब मंत्रिमंडल, मुख्यमंत्री तो 17 में बन गए थे, उन्होंने कहा कि मेरे ही लोग, मेरे ही मंत्री मेरा साथ नहीं देते कि साहब ये नहीं हो पाएगा, ऐसे नहीं हो पाएगा। लेकिन मैं लगा रहता था, मैं जाता था, रात में जाकर के वहां पर अधिकारियों से, अफसरों से मीटिंग करता था, बात करता था, समझता था, जो निर्देश देने होते थे देता था, फिर उठ करके फिर हवाई जहाज से वापस, स्टेट प्लेन से वापस लखनऊ पहुंच जाता था अगले दिन, और लखनऊ में अपना दिन भर का काम करता था, फिर चला जाता था प्रयागराज और वहां जाके बैठक करता था। तो मैंने कुंभ के ऊपर 19 से पहले से काम करना शुरू कर दिया था, जो आज आपको अभी तक का सबसे भव्य कुंभ दिखाई दिया। तो इसके पीछे बड़ी मेहनत है। योगी जी की बात सुनते हैं। एक एक करके विरोध शुरू हुआ। सबसे पहले जनप्रतिनिधियों ने, फिर मंत्रियों ने, फिर बैठक से वॉकआउट हो गया उन लोगों का। और मुझे लगता है कि कुंभ आयोजन के पहले के
6 महीने ऐसे थे जिनमें उन लोगों ने मेरे साथ किसी बैठक में प्रतिभाग नहीं किया। ये 2019 की स्थिति थी। उन लोगों ने कहा कि साहब आप पूरे प्रयागराज सिटी को उजाड़ रहे हैं। मैंने कहा उजाड़ूंगा नहीं, इसको ठीक करूंगा। परिणाम क्या था कि कुंभ के ठीक पहले दिसंबर में मैंने प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम लिया और भव्य तरीके से आयोजन को करके जितने भी प्रयागराज सिटी के डेवलपमेंट के कार्य हुए थे, जब कार्य कंप्लीट हो गए तब वही सभी लोग मेरे बैठक में आए। उन्होंने कहा साहब बहुत अच्छा हो गया प्रयागराज तो, क्योंकि रात रात भर मैं शाम को जाता था, क्योंकि मेरे बैठक में किसी मंत्री जनप्रतिनिधि को रहना नहीं था, अधिकारियों को रहना था, तो मैं शाम को जाता था। यहाँ से शाम को 6 बजे 7 बजे गया, आराम से बैठक लिया सर्किट हाउस में या मेला कार्यालय में बैठक लिया। बैठक लेने के बाद फिर उनके साथ में डिनर लिया। उसके बाद फिर रात्रि को 12 बजे के बाद फिर मैं निकलता था सिटी घूमने के लिए और सुबह फिर वहीं से अपना स्टेट प्लेन लेकर के लखनऊ वापस आ जाता था। अब हमारे बीच में कुंभ एक्सपर्ट तो त्रिपाठी जी हैं, वो बता रहे हैं कि मैं मतलब मेरे मंत्री मेरे साथ नहीं होते थे जब मैं कहता था भाई ये करना पड़ेगा प्रयागराज में, लेकिन अब वो आज दिख रही तस्वीर। देखिए 2019 के कुंभ के पहले सचमुच जो हुआ था, और चूंकि मैंने उस पर तो बहुत लेख लिखे हैं, बहुत कुछ किया है, और मैं कहता हूं और बार बार उसका जिक्र भी मैंने कहानी कुर्सी की में भी किया है कि जो मेगा सिटीज टाइप डॉक्यूमेंट्री बनती है ना, तो अगर 19 के कुंभ के पहले और मात्र 11 महीने में, क्योंकि समय नहीं था उस वक्त, और पूरा शहर लगभग 2 गुना विस्तारित हो गया, पूरे शहर के डाट पुल गायब हो गए, पूरे शहर में जितने तरह के फ्लाईओवर जो बरसों बरस, जैसे एक मैं कहता हूं तो जो भी प्रयागराज वाले सुन रहे हो, जो रामबाग वाला है, वो तो अकल्पनीय था कि नीचे भी रेलवे लाइन, ऊपर भी रेलवे लाइन, प्रदूषण नियंत्रण का भी, जल निगम का भी, बिजली विभाग का भी, ये सारे काम किए और वो सचमुच अकल्पनीय काम था जो हुआ। इस बार उसका एक्सटेंशन हुआ, लेकिन ज्यादा बड़ी चुनौती 19 तो ये मेहनत 6 साल पुरानी है जो इस बार देखिए। और अब मैं आपको पंजाब की खबर दिखाता हूं। पंजाब की खबर बहुत महत्वपूर्ण है। पंजाब में भगवंत मान जी, ऐसा लगता है कि अब उनका भी जो है धैर्य जवाब दे गया है। देखिए वहां किसान धरने पर बैठे हुए हैं, हम सब जानते हैं, खनौरी बॉर्डर पर और शंभू बॉर्डर पर हरियाणा के, और भगवंत और केंद्र सरकार की अभी भी उनसे बातचीत चल रही है और वक्त वक्त पर वो अनशन कर रहे हैं। डल्ले वाली तो बहुत बड़ा अनशन उनका चल रहा है और वो कई जगह कुछ दिनों पर मोर्चा निकालने की बात कहते हैं। आज हम रेल रोकेंगे, आज हम सड़क रोकेंगे। उनकी कुछ मांगे केंद्र से हैं, कुछ मांगे उनकी पंजाब की सरकार से भी हैं। तो भगवंत मान तो हर किस्म की बातचीत के अंदर वहां हिस्सा रहे ही हैं पंजाब के चीफ मिनिस्टर होने के नाते। और अब भगवंत मान साहब, एक मीटिंग हुई थी किसान नेताओं के साथ और उसमें से भगवंत मान साहब जो है उठ करके बाहर आ गए। और बाहर आने के पीछे वजह यह बताई गई कि उन्होंने पूछ लिया कि आपको कल की जो है 5 तारीख को किसानों ने ऐलान कर रखा था कि हम एक मार्च निकालेंगे। तो उन्होंने पूछा आप वो मार्च निकाल रहे हैं क्या? उन्होंने कहा हाँ मार्च तो हम निकाल रहे हैं। तो भगवंत मान साहब ने कहा कि फिर मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? अगर आपको मोर्चा निकालना ही है मेरे साथ बातचीत करने के बाद भी, तो फिर आपने मुझसे यहाँ 1 घंटा बैठाकर जो बात की उसका मतलब क्या? और ये बात उन्होंने बाहर निकलकर बोली हुई और कहा कि ये हर कुछ दिन में आज रेल रोक दो, आज बस रोक दो, ये नहीं चलेगा, हमारा बहुत नुकसान होता है। अब किसान नेताओं को समझना पड़ेगा। सुनिए। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਰੋਜ਼ ਦੀਆਂ ਰੇਲ ਰੋਕੋ, ਸੜਕ ਰੋਕੋ, ਪਾਈਪ ਰੋਕੋ, ਆ ਰੋਕੋ, ਉਹ ਰੋਕੋ ਕਰਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਵੈਸੇ ਵੀ ਧਰਨਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸਟੇਟ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੇਰੀ ਨਰਮਾਈ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮਤਲਬ मैं एक्शन नहीं ले सकता। किसान कहते डिटेन किया जा रहे करांगे जी, करांगे। पर पंजाब चलूगा। ਇੱਥੇ 3.5 ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਸਟੋਡੀਅਨ ਆ ਮੈਂ। ਮੈਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। बदतमीजी की ਕੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ? ਅਸਲ ਥੋੜਾ ਬਰੀਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਅਸਲ ਕੱਲ ਹੋਇਆ ਕੀ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਪਰਸੋਂ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਕੀ ਬਣਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ 2.5 ਘੰਟੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਬਿਠਾਈ ਰੱਖਿਆ ਤੂੰ? मान साहब समझ रहे हैं, वो कह रहे हैं वो मुझे 2.5 घंटे बैठाया, फिर कहते हैं वो मोर्चा तो हम निकालेंगे। और देखिए उन्होंने ये कहा कि मेरी नरमी को कमजोरी ना समझें, मैं सख्त एक्शन भी ले सकता हूं। पहली बार भगवंत मान को हम इस तेवरों में देख रहे हैं और अब किसान आंदोलन के नाम पर जो प्रदर्शन होते हैं, भगवंत मान की भी उस पर बस हो गई है। समीर जी। देखिए भगवंत मान तो पहले भी चाहते थे, लेकिन थोड़ा अरविंद
केजरीवाल का कंट्रोल था। अरविंद केजरीवाल नहीं चाहते थे कि किसानों को छेड़ा जाए, वो तो चाहते थे कि भाई किसान जितना इस तरह का आंदोलन करेंगे उतना केंद्र सरकार कटघरे में खड़ा होगी। और ये भगवंत मान तो उस समय गए थे जब पीयूष गोयल केंद्र से वार्ताकार थे, नरेंद्र सिंह तोमर एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। उस समय जब चर्चा हुई थी तब भगवंत मान ने बाहर आकर कहा था कि भाई हम तो किसानों के साथ है, केंद्र सरकार उनकी पूरी की पूरी मांगे मान ले। वही तो ये तो हर पक्ष रखते हैं किसानों नेताओं का। बिल्कुल, लेकिन अब भगवंत मान को समझ में आ रहा है कि जो प्रधानमंत्री मोदी शुरुआत से जो बोल रहे हैं, केंद्र सरकार जो पहले से बोल रही है वही बात सही थी। अब भगवंत मान के सुर पहली बार केंद्र की सरकार के जो सुर है उससे मिलते हुए नजर आ रहे हैं कि हर बात आप आंदोलन से नहीं मंगवा सकते और जो संभव होगा वो स्वीकार की जाएगी। हर बार ये कहना कि हम अच्छा, सख्ती करने का उन्होंने इशारा किया अपने बयान में। एक और वीडियो में देख रहा था, उसमें किसान नेता बैठे हैं, सामने पुलिस वाले बैठे हैं, थाना इंचार्ज, और वो वीडियो बना रहे हैं किसान नेता। और उन्होंने कहा कि मैं अभी मुख्यमंत्री से के साथ बैठक से बाहर निकला और मेरे घर पर पुलिस वाले आकर के बैठे हैं और मुझे अपने साथ ले जाने को कह रहे हैं। मतलब भगवंत मान केवल बोल ही नहीं रहे, अब वो एक्शन कर भी रहे हैं। देखिए, भगवंत मान यानी आम आदमी पार्टी जब विपक्ष में थी पंजाब में, और जब 2020 का किसान आंदोलन चल रहा था, आप तो याद कीजिए दिल्ली में बाकायदा दिल्ली सरकार ने किसानों के लिए बहुत सुविधाएं भी उपलब्ध कराई थी, बिजली और वो सब। दरअसल किसानों की मुख्य मांग एमएसपी वाली है और वो केंद्र सरकार को तय करना और राज्य सरकार का विषय नहीं है। अब एमएसपी का मामला ऐसा पेचीदा मामला है कि वो एक झटके में नहीं तय हो सकता, ये बात सही है। एमएसपी पे एक कमेटी बनी थी किसान आंदोलन के टाइम में, जब मोदी जी ने तीनों कानून वापस लिए थे प्रधानमंत्री जी ने, और एक कमेटी का गठन किया था और कहा था कि इस कमेटी की रिपोर्ट आएगी, उसके बाद इस पर हम कोई निर्णय लेंगे। अब उस कमेटी का आज तक कुछ पता ही नहीं है कि कितनी बैठक हुई, कितनी रिपोर्ट आई, क्या हुआ, आई कि नहीं आई। दिक्कत यही होती है कि सरकारें जब कमेटी बना देती हैं तो कम से कम एक टाइम बाउंड तरीके। लेकिन वो पंजाब की सरकार से क्या चाहते हैं किसान, और इनकी बस क्यों हो गई अब किसान नेताओं से? नहीं, पंजाब की सरकार से क्या चाहते हैं, उनके कुछ लोकल मांगे होंगी। अच्छा। वो तो भगवंत मान जी उनसे बात कर रहे थे। मुझे लगता है कि मुख्य मांग तो उनकी एमएसपी की है। जो अनशन जो कर रहे हैं डल्लेवाल जी, वो एमएसपी को लेकर ही कर रहे हैं। नहीं, लेकिन मोटी बात ये जो भगवंत मान ने कहा कि अब ये बार बार प्रोटेस्ट का जरिया आप नहीं उठाते। उसका कारण ये है कि भगवंत मान को समझ नहीं आ रहा कि भाई अर्थव्यवस्था जो है वो, अगर आप रेल रोकेंगे, सड़क रोकेंगे, और पंजाब की जो हालत है, अब वो चूंकि खुद कस्टोडियन है, खुद चीफ मिनिस्टर हैं, तो अब उनको जमीनी सच्चाई पंजाब से ऐसे वीडियोस भी आते रहे सर। आम लोगों ने प्रतिकार किया किसान नेताओं का, बाजारों में जब वो निकले कि आज बंद है, तो लोगों ने बहुत जवाब दिया है। देखिए सौरभ जी, सबसे पहले तो गोस्वामी तुलसीदास जी को प्रणाम करते हुए 2 लाइनें। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। यही भगवंत मान तमाशा करे, एक एक दाना खरीद लूंगा मैं। क्यों नहीं खरीद रहे भाई, क्यों तमाशा कर रहे हो? यही राघव चड्ढा पिचकस लेके प्लास लेके पहुंच गए थे, वाईफाई सर्विस दे रहे थे वो उनको, जो किसान जो है कर रहे थे। क्या तमाशा है भाई, ऐसे देश चलेगा क्या? अराजकता करके रखी है किसान आंदोलन के नाम पर, और पंजाब को इस देश का सबसे गरीब, कमजोर राज्य, पिछड़ा राज्य बनाकर रखा है। किसानों के नाम पर एफसीआई के साथ मिलकर गोदामों की कालाबाजारी होती थी और किसान लगातार पिछड़ता चला जा रहा है। नौजवान वहां नशे के जाल में जा रहा है, ड्रग्स अलग से आकर रहा है, खालिस्तानी भावनाएं भड़कती जा रही। रोज आप एक आंदोलन करते हो, टोल टैक्स उखाड़ कर कह रहे हैं इधर से गांव से आ जाओ, 100 रुपए में पर्ची काट दो। यह तमाशा चल रहा है, हर जगह बेईमानी चल रही। और आज जब लगा होगा, आखिर वो आदमी भी चीफ मिनिस्टर है, मैं भगवंत मान आज के भगवंत मान के साथ खड़ा हूं, लेकिन ये काम पहले करना चाहिए था। भाई साहब, आप ही ने ये जहर बोया है, उसका परिणाम। बस अब आपने जो लाइन बोली ना, खबर बदल रहा हूं, आपको दूसरी बड़ी खबर पर ले जा रहा हूं। हमने आज प्रोग्राम की शुरुआत महाराष्ट्र की खबर से की थी। फडणवीस सरकार ने मंत्री धनंजय मुंडे ने इस्तीफा दिया। उनके एक सहयोगी के ऊपर हत्या का आरोप लगा था और कुछ तस्वीरें भी बाहर आई, उसके बाद उनको इस्तीफा देना पड़ा। उनकी बहन है पंकजा मुंडे, उनसे रिएक्शन मांगे तो बड़ा चौंकाने वाला रिएक्शन है। पंकजा मुंडे कह रही है स्वागत योग्य है धनंजय मुंडे का इस्तीफा, लेकिन ये पहले होना चाहिए था, देने वाले को देना चाहिए था, इस्तीफा लेने वाले को पहले लेना चाहिए था। संतोष देशमुख की जो हत्या हुई, उसको मार रहे थे, उसका वीडियो वायरल हुआ है। ये जो मुझे पूछा गया कि आपने ये देखा क्या, तो मेरा ये जवाब है, और जो मैं अंतर्मन से दे रही हूँ, जिन्होंने उस बच्चे को इतनी निर्दयता से मारा है और उसके ऊपर उसका वीडियो किया है, उनके मन में जितनी निर्मनुष्यता, निर्दयता है, उतनी निर्दयता मेरे मन में नहीं कि मैं इस वीडियो को देखूं और इसके ऊपर कुछ राजनीति का प्लान करूं। मैं उस वीडियो को नहीं देख पाऊंगी, मेरे में उतना बल नहीं, परंतु मैं उन सब लोगों की वेदना को आज खुद के
अनुभव से भुगत रही हूं। वो बेचारा बच्चा तो जान से गया, पर आज एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह और बहुत बड़ी दीवार समाजों में खड़ी हो रही है। इसके बारे में मैं चिंता व्यक्त करती हूँ और मुझे ये पता चला है कि धनंजय मुंडे ने रेजिग्नेशन दिया है। मैं उस भी निर्णय का स्वागत करती हूँ। ये निर्णय और पहले होना चाहिए था, लेने वालों ने लेना चाहिए था, देने वाले ने देना चाहिए था, तो शायद ये प्रवास से समीर जी बहन हैं और वो कह रही हैं कि इस्तीफा देर से हुआ है, पहले होना चाहिए था और फडणवीस जी को भी इस्तीफा पहले लेना चाहिए था। देखिए, स्थानीय पॉलिटिक्स से परली से धनंजय मुंडे विधायक है, परली से पंकजा मुंडे विधायक रही है और पंकजा मुंडे को तो धनंजय मुंडे ने चुनाव हरवाया विधानसभा चुनाव में। पिछली बार जब विधानसभा चुनाव हुआ था तो पंकजा मुंडे धनंजय मुंडे से ही चुनाव हारी थी विधानसभा में। यहाँ वहाँ वर्चस्व की राजनीति की लड़ाई है। गोपीनाथ मुंडे की राजनीतिक विरासत वहाँ बीड़ में और परली में कौन संभालेगा, परिवार की लड़ाई थी। गोपीनाथ मुंडे ने अपनी बेटी को दिया, भतीजा नाराज होकर भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं, उसके बाद शरद पवार के राष्ट्रवादी में चले जाते हैं और अपना कद बनाते हैं। तो अब पंकजा मुंडे को हालांकि अभी है एक ही कैंप में नहीं, लेकिन उसके बाद भी जब पंकजा मुंडे बीड़ से लोकसभा चुनाव हारी है 6000 वोटों से, तो पंकजा मुंडे ने इस बात की शिकायत की कि कई अपने लोगों ने मुझे वहां हराने की कोशिश की, 6000 वोट से मैं जो हारी हूं। तो उसका इशारा धनंजय मुंडे की तरफ था कि धनंजय मुंडे ने भी कोशिश की मुझे वहां चुनाव हरवाने के लिए, और एक उम्मीदवार जो वंचित समाज से खड़ा हुआ था 60,000 वोट लेके गया। धनंजय मुंडे के इस्तीफे से खुश हैं वो, बिल्कुल खुश है, उनकी राजनीति चलेगी वहां पर। अब जब चुनाव की बारी आएगी, अब और देखिए ना, अब भारतीय जनता पार्टी ने गठबंधन में सीट भारतीय जनता पार्टी की थी, गठबंधन में अजित पवार को सीट दी गई। क्यों दी गई? कि वहां से धनंजय मुंडे चुनाव लड़े। हालांकि भाजपा ने अपनी सीट दे के वहां से लड़वाया, तो अब धनंजय मुंडे वहां कमजोर होंगे तो उसका फायदा मतलब जो लोग नहीं समझते इतनी अंदर की बातें जो आपने बताया उनके लिए कि भाई एक बहन जो है वो कह रही है मेरे इस्तीफा पहले क्यों नहीं लिया मेरे भाई का। क्या कहा था, सत्ता के शिखर पर इतनी जगह होती है कि एक ही आदमी रह सकता है। बहुत शुक्रिया सर, आज समय इतना ही था। विनोद जी बहुत धन्यवाद, हर्षवर्धन जी, समीर जी बहुत शुक्रिया आपका। कल फिर मुलाकात होगी आपके प्रोग्राम कहानी कुर्सी की में ठीक 1 बजे।